ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में महाजनपद काल शुरू किया था और मैंने पिछले क्लास में आप सभी को बताया था कि प्राचीन काल में लगभग 600 ईसा पूर्व की लगभग की बात करें हम लोग, तो उस समय भारत में टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। और उन 16 महाजनपदों के बारे में मैंने पिछले क्लास में आप सभी को समझाया था कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे। ठीक है, उन्हीं महाजनपदों में मैंने पिछले क्लास में ही आप सभी को बताया था कि उसमें से मगध नाम का एक महाजनपद था, जो कि वर्तमान के बिहार राज्य के जो पटना और गया जिले हैं, तो उन दोनों जिलों के क्षेत्र में आमतौर पे विकसित था। हालांकि आगे चल के पूरे भारत में मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, उसको हम लोग आगे देखेंगे। जब मगध साम्राज्य में जब मौर्य का अधिकार हुआ, मौर्य साम्राज्य जब शुरू हुआ, तो उस समय मगध का विस्तार जो है वो पूरे भारत में हुआ था। और भारत ही नहीं, पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया था वहां तक पूरा विस्तार रहा था। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पटना और गया जिले का जो मेन एरिया है, ठीक है, यानी कि दक्षिणी बिहार वाला जो मेन बेल्ट है, तो दक्षिणी बिहार में ही मगध नामक राज्य जो है, मगध महाजनपद जो है वो यहाँ पे हुआ करता था। प्राचीन काल में, महाजनपद काल में, जो दक्षिणी बिहार वाला जो इलाका था उसी को हम लोग मगध महाजनपद के नाम से जानते थे। मगध महाजनपद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मगध जो शब्द है, ठीक ना, मगध, तो मगध महाजनपद का उल्लेख जो है ये सबसे पहले आपको अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? तो अथर्ववेद। ठीक है, मगध महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद में ये कहा गया है कि मगध जो है, मगध में एक शासक थे जिनका नाम था वृहद्रथ। ठीक है, क्या नाम था? वृहद्रथ। तो वृहद्रथ नाम के एक शासक का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। और ऐसा कहा जाता है कि वृहद्रथ ने ही मगध साम्राज्य का, या मगध जो वहां पे महाजनपद हुआ करता था, तो मगध की स्थापना वृहद्रथ ने ही किया था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। वृहद्रथ जो है, इनके पिता का नाम वसु था, और इनके बाद में इनकी अगली पीढ़ी जो थी, यानी कि इनके पुत्र जो थे, उनका नाम था जरासंध। ठीक है, जरासंध। तो जरासंध जो है इनके पुत्र थे और वसु जो है इनके पिता थे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको ध्यान देना है कि महाजनपद काल में अगर हम लोग देखें तो यही जो जरासंध का आप यहां पे नाम देख पा रहे हैं, तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, किंवदंतियां प्रचलित हैं, कहानी लोग बताते हैं कि जरासंध जो है, जरासंध का भगवान कृष्ण के साथ विवाद था और उसी के कारण जो है इनकी हत्या भीम के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि जरासंध की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो भीम के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। खैर, वो तो बाद की बात है। वर्तमान में जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उस पे हम लोग चलते हैं। इसमें एक लास्ट कड़ी आप समझ लीजिएगा बस, कि वृहद्रथ जो वंश स्थापित हुआ था वृहद्रथ के द्वारा, तो इनके वंश का जो सबसे अंतिम शासक था उसका नाम था रिपुंजय। ठीक है, क्या नाम था? रिपुंजय। यानी कि वृहद्रथ वंश का सबसे अंतिम जो शासक था, जो राजा था, उसका नाम था रिपुंजय। यहां से एक प्रश्न आपके बनेंगे और वो प्रश्न ये रहेगा कि मगध पर स्थापित होने वाला सबसे जो प्राचीनतम राजवंश था वो कौन सा था? तो आपका यही वृहद्रथ वंश होगा। हालांकि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश, ये तीन राजवंश आगे चल के स्थापित होंगे। लेकिन सबसे प्राचीनतम की जब बात की जाएगी तो सबसे प्राचीन काल में मगध पर कौन से राजवंश की स्थापना हुई थी? तो वो था वृहद्रथ राजवंश। ठीक है,
जिसके अंतिम शासक रिपुंजय थे। और रिपुंजय की अगर हम लोग बात करें तो रिपुंजय की हत्या पुलिक नाम के एक व्यक्ति थे, पुलिक ने इसकी हत्या की और इसके बाद में अपने जो पुत्र थे, पुलिक के जो पुत्र थे, तो उसको उसने अपना शासक बना दिया। ठीक है, तो इतनी बात हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बता दें कि ये तो पुरानी बात हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग को जो मेन जो मगध साम्राज्य स्थापित हुआ था उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम आपसे जो मेन मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसकी तरफ बढ़े तो उससे पहले हम आपको बता दें कि चूंकि इतने 16 टोटल महाजनपद थे, ठीक, और इन 16 टोटल महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद आगे चल के बना वो बना मगध। ठीक है, मगध जो है आगे चल के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो कहीं ना कहीं इसके सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे जो है इसका जो अवस्थिति था, ठीक ना, इसकी जो सामरिक स्थिति थी जहां पे ये स्थित हुआ करता था, इसकी स्थिति इसको काफी विशेष बनाती थी और उस स्थिति को हम आपको अब समझाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहां पे देखें तो स्टार्टिंग की अगर बात की जाएगी तो ये वाला जो बेल्ट है, ये जो देख पा रहे हैं आप, तो यहां पे स्टार्टिंग में एक नगर था, वर्तमान में उसको हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। उसको उस समय राजगृह या गिरिब्रज कहा जाता था। तो गिरिब्रज जो है ये इसकी सबसे प्राचीनतम राजधानी थी। ध्यान से समझिएगा, वृहद्रथ के समय में भी जो राजगृह है या गिरिब्रज जो है वही मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है, अभी हम लोग को मेन समझना है कि आखिर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण क्या था। ठीक है, इसके उत्कर्ष का कारण जो है वो हम लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग में समझना है। और स्टार्टिंग में जब हम लोग इसके उत्कर्ष के कारणों को देखेंगे, इसकी स्थिति को देखेंगे, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि मगध साम्राज्य जो स्थापित हुआ इसकी 2 राजधानियां थी। मगध साम्राज्य की कितनी राजधानियां थी? तो 2 राजधानियां थी। एक जो राजधानी था जो सबसे प्राचीनतम था उसका नाम था राजगृह। ठीक है, क्या नाम था जी? तो राजगृह। राजगृह या इसी को हम लोग गिरिब्रज कहते थे। ठीक है, गिरिब्रज। तो राजगीर या जो गिरिब्रज था ये इसकी सबसे प्राचीनतम राजधानी थी। और दूसरी जो राजधानी हुई मगध साम्राज्य की वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। तो ये 2 राजधानियां थी। इन्हीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर वो क्या रीजन रहे थे जिसके कारण कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ और आगे चल के मगध जो है पूरे लगभग भारत पे इसका कब्जा हो गया। इसको अब हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। जहां तक हम लोग इसकी राजधानियों की बात करें तो ये सामरिक दृष्टि से इसकी राजधानियां जो थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, यानी कि ये काफी सुरक्षित इलाके में बसे हुए थे। मगध साम्राज्य की जो भी राजधानी आप देखेंगे तो मगध साम्राज्य की राजधानी, जो दोनों आप राजधानी देख पा रहे हैं, ये दोनों बहुत ही सुरक्षित इलाके में बसे हुए थे। जैसे अगर हम बात करें राजगीर की तो इसमें ध्यान देना है कि राजगीर जो है चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, ये क्या था जी? तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका था। राजगीर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहीं अगर हम लोग पाटलिपुत्र की बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहली चीज कि ये गंगा, ठीक है, उसके बाद में सोन हो गई और लास्ट में गंडक। तो गंगा, गंडक और सोन, ठीक है ना, गंगा, गंडक और सोन, इन तीनों नदियों के द्वारा जो है पाटलिपुत्र की सुरक्षा के लिए एक प्राकृतिक जल दुर्ग का निर्माण हो जाता था। यानी कि अगर किसी भी शासक को राजगीर पे आक्रमण करना है, किसी भी राज्य को अगर राजगीर पे आक्रमण करना है, किसी भी महाजनपद को अगर राजगीर पे आक्रमण करना है तो उसके लिए इन पहाड़ियों को पार करके जाना होता था। तो इस तरह से जब तक शासक पहुंचते थे, जब तक कोई राजा यहां पे राजगीर पे आक्रमण करता था,
उस समय तक यहाँ के जो शासक होते थे वो सचेत हो जाते थे और फिर मोर्चा लेने में सक्षम हो पाते थे। तो इस तरह से एक प्राकृतिक सुरक्षा इसको मिल जाती थी राजगीर में भी। वहीं अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण करने के लिए किसी भी अन्य राजा को यहां पे या तो गंगा नदी को पार करना पड़ता था, या फिर सोन नदी को पार करना पड़ता था, या फिर गंडक नदी को। तो इन नदियों के कारण जो इसका विशेष एक भौगोलिक बनावट था वो काफी इसको सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक, और इसके कारण मगध जो है आगे चल के इसके उत्कर्ष का ये एक मुख्य कारण बना था। ठीक है, चलिए ये तो हो गई पहली कारण जो कि हम लोग इसकी भौगोलिक स्थिति के माध्यम से समझे। दूसरा जो कारण था उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि चूंकि मैंने बताया कि यहाँ पे ये दक्षिण बिहार का जो मेन बेल्ट है, तो दक्षिण बिहार के इलाके में यहाँ पे मगध जो महाजनपद था इसका विकास हुआ था। यानी कि मगध महाजनपद कहां स्थित था जी? तो ये दक्षिण बिहार में स्थित था। और दक्षिण बिहार में अगर हम लोग देखें तो गया और छोटा नागपुर का जो पठार वाला मेन इलाका है, तो उन इलाकों में दो चीजें काफी मशहूर थे, दो चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती थी। एक तो हो गया इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी, यहां पे काफी जंगल पाए जाते थे और उन जंगलों में इमारती लकड़ियां पाई जाती थी, प्लस में इन जंगलों में हाथी काफी बहुतायत में पाए जाते थे। ठीक, तो दक्षिण बिहार में जो गया और छोटा नागपुर वाला जो मेन जंगल वाला जो इलाका था, तो वहां से इनको इमारती लकड़ी और हाथी मिल जाते थे। इमारती लकड़ियों की सहायता से ये भवनों का निर्माण करते थे। वहीं अगर हाथियों की बात करें तो हाथियों का प्रयोग जो है युद्ध के क्षेत्र में किया जाता था। ठीक है, हाथी का प्रयोग किस में किया जाता था? तो हाथी का प्रयोग युद्ध के क्षेत्र में किया जाता था, हाथियों को सेना में शामिल किया जाता था। ठीक, और इसी से आपका एक प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले पहले किसके द्वारा, ठीक ना, सबसे पहले पहले किसके द्वारा या किस महाजनपद के द्वारा सबसे पहले पहले हाथियों को युद्ध में प्रयोग किया गया? तो हाथियों को युद्ध में प्रयोग करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सबसे पहले पहले मगध महाजनपद को ही दिया जाता है, क्योंकि इसके क्षेत्र में हाथियों की बहुतायत थी, हाथी बहुत अधिक मात्रा में यहां पे पाए जाते थे, जिसके कारण हाथियों का आगे चल के युद्ध में उपयोग होने लगा। तो पहला कारण क्या रहा जी? इसकी भौगोलिक स्थिति। दूसरी रहा इसका जो प्राकृतिक जो बनावट, यहाँ पे प्रचुरता जो थी इमारती लकड़ियों की, हाथियों की, ठीक ना, तो वो जो है ये युद्ध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में काफी ज्यादा सहायक हुए। तो दूसरा रीजन ये हम लोगों ने देख लिया। तीसरे रीजन की बात करें तो एक और आपको ध्यान देना है कि मगध साम्राज्य जो है इसमें सबसे पहली चीज ध्यान देना ये कि चूंकि मगध जो है गंगा, गंडक और सोन इन तीनों नदियों के संगम पे बसा हुआ था, यानी कि इसके क्षेत्र में सिंचाई की कोई समस्या नहीं थी। ठीक ना, और इस तरह से जो मगध का एरिया था यहाँ पे मुख्य रूप से ये कृषि के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त स्थान था। ठीक ना, यहाँ पे कृषि के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त जलवायु थी, कृषि के लिए क्षेत्र यहाँ पे काफी अच्छे थे और कृषि की प्रधानता होने के कारण इससे राजस्व काफी अधिक मात्रा में प्राप्त होती थी। तो ये भी उसके उत्कर्ष का एक कारण बना और ये काफी एक आगे चल के धनी राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर देखा जाए तो इसके बगल वाले जो इलाके थे, ठीक ना, तो वहां पे लोहे और तांबे की खान पाए जाते थे, जिनसे कि लोहा और तांबा प्राप्त होता था और उन धातुओं को प्रयोग करके और काफी उत्तम कोटि के या उत्कृष्ट कोटि के जो है हथियार निर्मित किए जाते थे और उन हथियारों को युद्ध में प्रयोग करके और जो भी अन्य जो महाजनपद थे उन पे अधिकार करना काफी आसान हो जाता था। तो इस तरह से ये प्रमुख इसके कारण रहे थे जिसके आधार पर मगध जो है आगे चल के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। ठीक है, तो ये तो हम लोग इसके उत्कर्ष के कारण को देख लिए। खैर अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। उत्कर्ष के कारण के बाद में मेन अब हम लोग को देखना है कि मगध जो साम्राज्य था
तो मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश उभरे थे। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे प्राचीन जो था उसको मैंने बताया अभी जस्ट पहले आप सभी को कि जो सबसे पहला जो यहाँ पे वंश स्थापित हुआ था उसका नाम था बृहद्रथ वंश। ठीक है, पहला जो वंश स्थापित हुआ था उसका क्या नाम था, तो बृहद्रथ वंश। उसके बाद में दूसरा जो राजवंश यहाँ पे स्थापित हुआ, यानी कि बृहद्रथ वंश की समाप्ति के बाद में मगध में जिस नए राजवंश की स्थापना हुई उसका नाम था, आप ध्यान से सुनिएगा, उसको हम लोग हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, हर्यक वंश, या इसी को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश या हर्यक वंश ये सबसे स्टार्टिंग में आया। जब बृहद्रथ वंश की समाप्ति हुई तो उसके बाद में सबसे स्टार्टिंग में हर्यक वंश या पितृहंता वंश की ही स्थापना की गई मगध साम्राज्य में। ठीक है, इससे संबंधित सबसे जो प्रमुख शासक थे उनमें सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार का। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में जो नाम आता है उसका नाम क्या था जी, तो बिंबिसार। इसके बाद में बिंबिसार के पुत्र थे जिनका नाम था अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। तो बिंबिसार, अजात शत्रु, और इसके बाद में लास्ट एक आए थे जिनका नाम था उदयन। तो बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन या उदयन या उदयभद्र, तीन चार नाम इसके मिलते हैं उदयन के। ठीक ना, तो ये आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल आप समझिए कि हर्यक वंश जो था इसमें तीन प्रतापी शासक हुए, जिसमें से सबसे पहला जो था काफी दूरदर्शी था जिसका नाम था बिंबिसार, दूसरा काफी बड़ा योद्धा था जिसका नाम था अजातशत्रु, और तीसरा उदयन। ठीक, तो ये तीन प्रतापी शासक हुए थे हर्यक वंश में। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। हर्यक वंश के बाद में, हर्यक वंश जैसे ही समाप्त हुआ, उदयन के बाद में इसके पुत्र थे जिनका नाम था नागदशक। तो नागदशक की हत्या करके, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके और यहां पे एक नए राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम जो है शिशुनाग वंश था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि बिंबिसार, इसके बाद में अजातशत्रु और उदयन, ये तीन शासक हुए हर्यक वंश में। और हर्यक वंश की समाप्ति के बाद में जो नया राजवंश मगध में स्थापित हुआ उसका नाम था शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश में आपको ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहला जो शासक होंगे वो तो खुद शिशुनाग ही हो जाएंगे। दूसरे इसमें एक प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था कालाशोक। ठीक है, तो इसमें दो प्रतापी शासक हुए थे, एक शिशुनाग और दूसरे कालाशोक हुए थे। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि इन दोनों के बाद में जैसे हैं ये दोनों, मतलब कि कालाशोक के कहा जाता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे। ठीक ना, और इनकी मृत्यु के बाद में बारी बारी से उन्होंने राज किया लगभग 20-22 वर्षों तक, और उसके बाद में अंततः इस वंश की भी समाप्ति हो गई। और इनके बाद में जो अगला राजवंश मगध में स्थापित हुआ उसका नाम था, ध्यान से समझिएगा, उसका नाम था नंद वंश। नंद वंश की स्थापना जो है महापद्म नंद ने किया था। ठीक है, महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया सबसे पहली चीज। और इनके बाद में इनके पुत्र थे जिनका नाम था धनानंद। ठीक है, तो महापद्म नंद और धनानंद ये दो प्रतापी शासक हुए थे नंद वंश में। तो इस तरह से टोटल यहां पे 3 राजवंश मिलते हैं, यानी कि बृहद्रथ वंश की समाप्ति के बाद में मगध में कितने राजवंश हुए, तो हर्यक, शिशुनाग और यहां पे नंद, ये 3 राजवंश हुए थे मगध साम्राज्य में। अब बारी बारी से हम लोग इन तीनों राजवंशों के बारे में और इन 3 राजवंशों से संबंधित जो भी राजा हैं इन राजाओं के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से। ठीक है, चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हर्यक वंश का। ठीक है, हर्यक वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले पहले आपको ध्यान देना है कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बिंबिसार। ठीक है, यानी कि बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। संस्थापक ही नहीं, अगर इनको कहा जाए तो ये पूरे मतलब कि हर्यक वंश को तो बात ही छोड़ दिया जाए, अगर पूरे मगध की बात की जाएगी तो पूरे मगध साम्राज्य के अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाएगी तो मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो हैं वो बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर के और 492 ईसा पूर्व तक लगभग इन्होंने मगध पे शासन किया था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो बिंबिसार के बारे में आपको जानना है कि बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, प्लस में पूरे मगध के ये वास्तविक संस्थापक कहे जा सकते हैं। क्योंकि बृहद्रथ ने भले ही मगध की स्थापना की थी, लेकिन बृहद्रथ के समय मगध उतना ज्यादा विस्तृत नहीं था, उतना ज्यादा अधिक क्षेत्र में फैला हुआ नहीं था जितना कि इनके समय में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से चूंकि इन्होंने सबसे पहले पहले मगध साम्राज्य के विस्तार का काम शुरू किया था और इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि बिंबिसार जो हैं ये मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, लगभग 15 वर्ष की आयु में इन्होंने राजकाज को संभाला और तकरीबन 50-52 वर्षों तक इन्होंने मगध पर शासन किया था। 52 वर्ष, ऐसे अधिकांश बुक जो है वो 52 वर्ष इनके शासन के काल को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मगध पर बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए याद रखिए कि 15 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्ता को संभाला था मगध का और लगभग 52 वर्षों तक ये वहां पे शासन किए थे। 52 वर्ष यानी कि 52 और 15 जोड़ना है, टोटल शासन का काल जो इनका था वो 52 वर्ष था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार जो है इनके बारे में ऐसा कहा जाता है और जो भी बौद्ध साहित्य है उससे ये प्रमाण मिलता है कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो हैं गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे ये। ठीक ना, समकालीन थे और चूंकि गौतम बुद्ध के समकालीन थे और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये गौतम बुद्ध के मित्र भी थे। ठीक ना, यानी कि बिंबिसार जो है, बिंबिसार एक तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, प्लस में महात्मा बुद्ध के मित्र थे। और एक बात आपको ध्यान देना है कि ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संरक्षक, तो ये आपको बात ध्यान रखना है। तो पहली चीज कि बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे, गौतम बुद्ध के समकालीन और उनके मित्र थे, प्लस में ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, और इनके समय में बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा जो है विस्तार भी हुआ था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान देना है इनके इंट्रोडक्शन में कि बिंबिसार जो है इनके राजधानी से संबंधित आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि बिंबिसार की राजधानी जो है ये राजगृह थी। ठीक है, राजगृह या गिरिब्रज जो है ये यहां पे अगर हम लोग देखें तो बिंबिसार की राजधानी थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इनकी विस्तारवादी नीतियों के बारे में कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था। ठीक है, और उसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले पहले आपको ध्यान देना है कि बिंबिसार जो है इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 2 प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया। ठीक है, विस्तार जो है इनके साम्राज्य का, उसके लिए इन्होंने 2 प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया, जिसमें से एक जो है वो तो था वैवाहिक नीति। ठीक है, वैवाहिक नीति पहला ये हो गया आपका। दूसरी जो नीति थी वो था युद्ध। ठीक ना, दूसरा जो नीति था वो था युद्ध और पहला क्या था, वैवाहिक नीति। और वैवाहिक नीति की अगर हम लोग बात करें
तो वैवाहिक नीति के अंतर्गत इनके द्वारा किए गए 3 विवाह को हम लोग यहाँ पे वर्णन करेंगे। इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इनकी जो सबसे पहली जो शादी हुई थी, इनका जो सबसे पहला जो विवाह हुआ था वो कोसल राज्य के, ध्यान से समझिएगा, कोसल महाजनपद हुआ करता था। यहां पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कोसल है। तो इस कोसल महाजनपद के ही एक राजा थे, कोसल नरेश जो थे, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था महाकोसला, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम क्या था जी? कोसल नरेश की पुत्री का नाम क्या था? तो महाकोसला। और महाकोसला जो है ये प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक ना, प्रसेनजीत की बहन। तो प्रसेनजीत की बहन प्लस में कोसल राजकुमारी से इनका प्रथम विवाह हुआ था, बिंबिसार का ये पहला विवाह हुआ था इनका, ठीक है। और इसमें जब इन्होंने महाकोसला देवी से विवाह किया तो इसके बदले में इन्हें दहेज स्वरूप जो काशी महाजनपद था, यहां पे आप देख पा रहे हैं काशी, ठीक, तो काशी महाजनपद जो है इनको महाकोसला देवी से विवाह के बदले में प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ध्यान देना है आपको कि इनकी सुरक्षा जो है एक तरफ से तो पुख्ता हो गई, यहां पे बगल में ही काशी है तो काशी इनको मिल गया, और इस तरह से एक तरफ से इनकी सुरक्षा जो है वो पुख्ता हो गई थी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे आप वज्जी को देख पा रहे हैं जिसकी राजधानी वैशाली थी, ठीक, और इस वैशाली में ही लिच्छवी गणराज्य था, ठीक ना, और लिच्छवी शासक थे एक जिनका नाम था चेटक, ठीक ना, और उस चेटक की ही बहन थी जिनका नाम था चेलना, ठीक है, चेलना। चेलना कौन थी? तो ये लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी थी पहला नंबर। और दूसरा नंबर इसमें ध्यान रखना है कि किसकी बहन थी? तो चेटक की बहन थी, चेटक की बहन, ठीक है। तो चेलना जो है ये लिच्छवी राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी। और जब इन्होंने, बिंबिसार ने इनसे विवाह किया तो यहां पे आप देख पा रहे हैं वज्जी, वैशाली वाला जो मेन इलाका था, तो इधर से भी इनको जो खतरा था वो खत्म हो गया, ठीक। यानी कि 2 विवाह के द्वारा इन्होंने अपने राज्य को, अपने महाजनपद को 2 तरफ से सुरक्षित कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जो अपनी तीसरी विवाह किया था वो थी जिनका नाम था छेमा। ये छेमा जो है पंजाब के एरिया में पड़ता है, मद्र, ठीक है। तो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी जिनका नाम था छेमा। तो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी छेमा से बिंबिसार का तीसरा विवाह हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी क्या बताया कि बिंबिसार जो है, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 2 प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया था। पहला क्या था? तो पहला वैवाहिक नीति और दूसरा युद्ध नीति। वैवाहिक नीति के अंतर्गत इन्होंने 3 विवाह किए थे, जिसमें से पहला विवाह जो है इन्होंने कोसल महाजनपद की राजकुमारी या कोसल राज्य की यहाँ पे राजकुमारी महाकोसला देवी से विवाह किया था पहला, ठीक है। और महाकोसला देवी जो है वो कोसल नरेश की पुत्री थी, प्लस में प्रसेनजीत की बहन थी। और जब इन्होंने कोसल राजकुमारी से विवाह किया महाकोसला से, तो उसके बदले में इन्हें काशी का जो क्षेत्र है वो दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था। और ऐसा तय किया गया था इनसे कि आप अब फालतू में यहाँ पे क्या मतलब वसूली करने के लिए आइएगा, हम प्रति वर्ष काशी से जो भी इनकम होता है, जो भी राजस्व की प्राप्ति होती है, वो राजस्व हम आपको प्रति वर्ष पहुंचा देंगे। और इस तरह से 1 लाख प्रति वर्ष जो है इनकम इनका होने लगा काशी जो महाजनपद है उस इलाका से, ठीक है। चलिए, दूसरी जो इनकी विवाह हुई थी वो किससे हुई थी? तो चेलना से हुई थी। चेलना कौन थी? तो ये लिच्छवी राजकुमारी थी और ये चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक थे चेटक, उनकी बहन थी, ठीक है। सॉरी, लिच्छवी जो है यहाँ पे बहन नहीं होगा, चेटक की पुत्री थी, ठीक है। ये चेटक की पुत्री थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। चेलना किसकी पुत्री थी? तो ये चेटक की पुत्री थी। चेटक की बहन का नाम त्रिशला था, जो कि महावीर की माता होंगी, आगे चल के हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझिए कि चेटक की पुत्री का नाम था चेलना, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। और प्लस में चेलना जो है ये
बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी जिससे कि अजात शत्रु का जन्म हुआ था। यानी कि अजात शत्रु जो हुआ, तो अजात शत्रु की माता का अगर नाम पूछे तो उसमें आपको ध्यान देना है कि अजात शत्रु की माता का नाम क्या था। तो अजात शत्रु की माता का नाम चेलना था। और तीसरा जो विवाह हुआ था बिंबिसार का, वो किसके हुआ था? तो तीसरा विवाह हुआ था इनका क्षेमा से, जो कि पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिंबिसार के बारे में, तो बिंबिसार ने इस तरह से टोटल यहाँ पे ध्यान देना है कि बिंबिसार ने अपने वैवाहिक नीति के द्वारा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि काशी वज्जी इन दोनों पे पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया और यहां से इनके आक्रमण का खतरा जो है बिल्कुल समाप्त हो गया। और प्लस में इधर पंजाब के जो मद्र कुल की राजकुमारी थी तो उनसे भी विवाह कर लिया और इधर भी इनका जो मतलब कि सुरक्षित हो गया एरिया। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ ऐसे राज्य थे जैसे कि बगल में ही अंग था, और अंग राज्य से इनको सबसे ज्यादा खतरा था क्योंकि अंग जो है ये इनके सीधे पूर्वी सीमा से लगता था और इस पे नियंत्रण स्थापित करना इनके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। और इसी में अगर हम लोग देखें तो बिंबिसार ने अंग पर अधिकार करने के लिए यहाँ के जो शासक थे, ध्यान से समझिएगा, जो अंग के शासक थे, अंग प्रदेश के जो शासक थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो अंग प्रदेश के जो शासक थे ब्रह्मदत्त, तो इनकी हत्या करवा दी गई। ठीक है, जो यहां पे आप बिंबिसार को देख पा रहे हैं, तो बिंबिसार ने अंग प्रदेश के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और इनकी हत्या करने के बाद में अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया और अंग के शासक के रूप में, ध्यान से समझिएगा कि अंग के शासक के रूप में इन्होंने अपने पुत्र अजात शत्रु जो है उसको नियुक्त कर दिया। ठीक है, यानी कि बिंबिसार ने युद्ध नीति के तहत सबसे पहले अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या की और उसको अपने राज्य में मिला करके और उसके शासक के रूप में किसको नियुक्त किया? तो अजात शत्रु को नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये इनका पहला काम था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में इनका जो अगला भिड़ंत हुआ वो हुआ था अवंती के शासक थे, ध्यान से समझिएगा। और अवंती के शासक उस समय थे जिनका नाम था चंड प्रद्योत। ठीक है, तो चंड प्रद्योत जो थे ये अवंती के उस समय के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो अवंती पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो चंड प्रद्योत ने इनसे मिल करके और इनसे संधि कर ली। यानी कि अवंती पर जब आक्रमण हुआ मगध का तो उस समय इन दोनों के बीच में क्या हो गया? चंड प्रद्योत और बिंबिसार के बीच में तो संधि हो गया और इस संधि के आधार पर ये दोनों आगे चल के काफी घनिष्ठ मित्र बन गए थे। और इसका यहां पे एग्जाम्पल इसलिए मिलता है या इससे ये बात प्रमाणित होती है क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि चंड प्रद्योत जो है इनको पीलिया या पांडु नाम का रोग हो गया था। ठीक है, पांडु पीलिया को ही कहा जाता है, जॉन्डिस को। तो चंड प्रद्योत को जब पीलिया रोग हुआ तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि चंड प्रद्योत के इलाज के लिए, इनके उपचार के लिए जो है बिंबिसार का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। ठीक है, तो अपने राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, उपचार के लिए भेजा था, जिससे यह बात प्रमाणित होती है कि आगे चल के ये दोनों जो हैं काफी घनिष्ठ मित्र बन गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि जो महाजनपद काल में बिंबिसार हैं, ठीक है ना, तो बिंबिसार से संबंधित ये जो भी बातें हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट सबको ले लिए हैं, चलिए अब मिटाते हैं। अभी तक जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बिंबिसार जो है इन्होंने स्थापना किया था मगध साम्राज्य में हर्यक वंश का। ठीक है, हर्यक वंश में
बिंबिसार के बाद में अगले जो शासक हुए थे उनका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, अगले जो शासक हुए उनका नाम क्या था जी? तो अजातशत्रु नाम था। ठीक है, अजातशत्रु की अगर हम आपसे बात करें तो ये लगभग 492 ईसा पूर्व से लेकर के और 460 ईसा पूर्व तक इन्होंने मगध पर शासन किया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि अजातशत्रु जो हैं, तो अजातशत्रु एक काफी प्रतापी शासक हुए आगे चल के, लेकिन इनके पूरे जीवन काल पे एक बहुत ही काला धब्बा लगा हुआ है, और वो ये है कि अजातशत्रु जैसे महान शासक ने भी अपने पिता की हत्या करके और सत्ता पे अधिकार किया था। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार के जीवन के अंतिम दिनों में उसे कैद कर दिया था। ठीक है, और कैद में ही बिंबिसार की यहाँ पे भूख से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इतिहास में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अजातशत्रु के द्वारा दिए गए कैद में ही भूख के कारण बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी, और इस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके और यहाँ पे मगध साम्राज्य पे अधिकार किया था। ठीक है, और इसलिए इनको पितृहंता की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अजातशत्रु ने क्या किया? तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मगध की गद्दी पर बैठे थे, मगध पे अधिकार किए थे। अजातशत्रु के लिए कहीं कहीं कुड़िक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनका जो अन्य नाम था वो कौन सा था? तो इनका अन्य नाम कुड़िक था। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? तो वो था कुड़िक। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि इससे जस्ट पहले मैंने क्या बताया था कि जो महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध बिंबिसार के मित्र थे, प्लस में बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक ना, बिंबिसार जो है वो महात्मा बुद्ध के समकालीन था, या महात्मा बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। अजातशत्रु के समय काल में ही महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसे हम लोग जानते हैं महापरिनिर्वाण के नाम से। ठीक है, महापरिनिर्वाण जो है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा परीक्षा में कि महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान देना है कि महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जो बुद्ध का मृत्यु हुआ था, बुद्ध की मृत्यु। तो बुद्ध की मृत्यु के लिए ही महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व, यानी कि 1492 से 460, यहाँ पे 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच में। तो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में ही गौतम बुद्ध की, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और इनके सम्मान में ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी, ठीक ना, अस्थि, तो महात्मा बुद्ध की अस्थियों को लेकर के, और इसने राजगीर में एक पर्वत श्रृंखला है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है वैभार पर्वत। ठीक है, क्या नाम है जी? तो वैभार पर्वत। तो राजगीर के वैभार पर्वत की चोटी पर इसने स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, क्या करवाया? स्तूप का। यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को अजातशत्रु के शासन काल में, और उसके बाद में अजातशत्रु ने क्या किया कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध की अस्थियों को कुशीनगर से मंगा करके, आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां की थी? तो उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, तो कुशीनगर से इन्होंने क्या किया कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों को मंगवा करके और उन अस्थियों को ले जा करके, और जो वैभार पर्वत आप देख पा रहे हैं, ये राजगीर की एक पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी पर ले जा करके और इनका एक स्तूप बनवाया।
और इसी व्यवहार पर्वत पर ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में आपको ध्यान देना है कि जो सबसे प्रथम, ध्यान से समझिएगा जी, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति, तो वो भी इस व्यवहार पर्वत की ही एक गुफा है जिसको हम लोग जानते हैं सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये भी अजात शत्रु के ही शासन काल में सप्तपर्णी गुफा में व्यवहार पर्वत पर हुई थी। ठीक है, तो इतना चीज पहले एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके और मगध पे अधिकार किया था, पहला चीज। दूसरा चीज ध्यान देना है कि 483 ईसा पूर्व में इसी के शासन काल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? तो कुशीनगर में, यहां पे राजगीर में नहीं, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, मल्लो के यहां। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियों को ले आकर के और जो अजात शत्रु थे उन्होंने राजगीर के व्यवहार पर्वत पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। प्लस में इन्हीं के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था व्यवहार पर्वत के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात सबको ध्यान में आ गया होगा। एक बात और इसमें समझिएगा, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो इस प्रथम बौद्ध संगीति में ही विनय पिटक, ध्यान से समझिएगा, विनय पिटक और सूत पिटक का रचना हुआ था। तो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की बात करें तो किसमें हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। कहां हुआ था? तो ये हुआ था व्यवहार पर्वत राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में। ठीक ना, चलिए उसके बाद में थोड़ा सा अब हम लोग बात करेंगे कि अजात शत्रु की विस्तारवादी नीतियां क्या थी, इन्होंने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसमें अगर हम आपको बताएं कि आखिर अजात शत्रु ने किस तरह की विस्तारवादी नीतियों का प्रयोग किया था, तो इसमें ध्यान देना है कि चूंकि इनसे पहले यानी कि अजात शत्रु के जो पिता थे जिनका नाम था बिंबिसार, तो बिंबिसार ने वैवाहिक प्लस में युद्ध, इन दोनों नीतियों का प्रयोग करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे अजात शत्रु का, तो अजात शत्रु ने विस्तार के लिए सिर्फ और सिर्फ युद्ध का प्रयोग किया था। और इसमें एक चीज आपको समझा दें कि जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया बिंबिसार के बारे में, जब हम आपको बता रहे थे तो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी जिनका नाम था महाकोसला। तो महाकोसला की शादी किससे हुई थी? वो हुई थी बिंबिसार से, और उसके बदले में काशी का जो इलाका था उसका राजस्व बिंबिसार को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। लेकिन जैसे ही अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या की तो उसके बाद में यहाँ पे जो लिच्छवी थे, तो लिच्छवी से और साथ ही साथ जो कौशल के नरेश थे, कौशल के जो महाराज थे उस समय के प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत और लिच्छवी जो शासक थे उन दोनों से अजात शत्रु की शत्रुता हो गई, या फिर इनके जो रिश्ते थे वो खराब हो चुके थे। किससे किससे? तो कौशल से और वज्जी से। ठीक ना, और इसमें ध्यान देना है कि जब कौशल से इनके रिश्ते खराब हुए, प्रसेनजीत से जब इनके रिश्ते खराब हो गए, तो उसके बाद में जो काशी का राजस्व आता था वो राजस्व आना भी बंद हो गया। और इस समय अजात शत्रु के लिए जरूरी हो गया कि किसी भी तरह से यहां पे कौशल पे अधिकार किया जाए या कौशल को अपने नियंत्रण में लाया जाए। और इसी रणनीति के तहत अगर हम लोग देखें तो यहां पे ध्यान देना है कि इन्होंने सबसे पहले कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, तो उनसे अजात शत्रु ने युद्ध आरंभ कर दिया, कौशल पर आक्रमण किया। और जब कौशल पे आक्रमण हुआ तो यहां पे ध्यान देना है कि प्रसेनजीत और अजात शत्रु के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में प्रसेनजीत जो है वो पराजित हो गए। यानी कि सबसे पहला जो आक्रमण था अजात शत्रु का वो किस पे था? तो वो हुआ था कौशल पे। और कौशल के उस समय के शासक कौन थे? तो प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत पराजित हो गए, और पराजित होने के बाद में आपको ध्यान देना है कि प्रसेनजीत की एक बहन थी। ठीक है, किसकी? सॉरी, प्रसेनजीत जो है तो
तो प्रसेनजीत की एक बेटी थी जिसका नाम था वजीरा, ठीक है। तो प्रसेनजीत की बेटी वजीरा जो थी, तो उस वजीरा से अजात शत्रु का विवाह कर दिया गया, ठीक है। यानी कि सामान्य शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो आपको यह समझना है कि अजात शत्रु ने सबसे पहले पहले कौशल पे आक्रमण किया, उसके शासक प्रसेनजीत से उनका युद्ध हुआ और उस युद्ध में प्रसेनजीत पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, तो अजात शत्रु से, ठीक है। और अजात शत्रु से जब उन्होंने अपने पुत्री का विवाह किया तो इन्होंने कहा कि जी यहां पे जो आप काशी वाला जो आप बंद किए हैं राजस्व तो उन्होंने कहा कि चलिए ये वाला जो राजस्व है ये भी आपको अब कंटिन्यू रहेगा। यानी कि वजीरा से इनका विवाह हुआ कौशल पे अधिकार करने के बाद में। और दूसरा चीज कि जो यहां से काशी से जो राजस्व आता था प्रतिवर्ष 1 लाख, वो राजस्व आना फिर से चालू हो गया। तो इस तरह से दोबारा से जो है कौशल और काशी इन दोनों पे अगर हम लोग देखें तो अजात शत्रु का अधिकार हो गया। प्लस में अंग पर तो पहले ही से अधिकार था। अब जो रिश्ते खराब हुए थे वैशाली से, वज्जियों से या लिच्छवियों से जो है रिश्ते खराब हुए थे, तो उसको सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया कि लिच्छवी पे आक्रमण किया। और लिच्छवी पे जब इन्होंने आक्रमण किया तो लिच्छवी को भी पराजित किया और लिच्छवी को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। इसके बाद में वज्जी पर इन्होंने आक्रमण किया और वज्जी पर जिन्होंने आक्रमण किया था जब वज्जी, ठीक है, तो वज्जी पर जब इनका आक्रमण हुआ था तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली यह है कि वज्जी अभियान के दौरान अजात शत्रु ने 2 प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया था, जिसमें से एक जो था उसको हम लोग जानते हैं महाशिला कंटक, ठीक है, महाशिला कंटक। और दूसरा जो था उसको हम लोग जानते हैं रथ मूसल के नाम से। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक जो है इन्होंने वज्जी पर आक्रमण के समय प्रयोग किया था। महाशिला कंटक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि महाशिला कंटक एक ऐसा यंत्र था जिसके माध्यम से बड़े बड़े पत्थरों को, मतलब ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को उछाल करके और जो शत्रु की सेना होती थी उस पर आक्रमण किया जाता था। यानी कि शत्रुओं की सेना पे बड़े बड़े पत्थरों से प्रहार करने की जो टेक्निक थी उसी को महाशिला कंटक कहा जाता था। महा मतलब बड़ा, शिला मतलब जो है पत्थर, ठीक ना। तो महाशिला कंटक का प्रयोग बड़े बड़े पत्थरों से शत्रु की सेना पे वार करने के लिए किया जाता था। और दूसरा जो था वो था रथ मुसल। रथ मुसल की खासियत यह थी कि इसमें रथ का जो अग्र हिस्सा होता था तो उस अग्र हिस्से में एक चक्र लगाया जाता था जो कि लगातार घूमते रहता था। और उस चक्र में अगर हम लोग देखें तो उस चक्र में कुछ नुकीले पैने औजारों को बांध दिया जाता था, चाकूनुमा औजारों को बांध दिया जाता था, जिससे कि जो भी रथ के रास्ते में आता था वो व्यक्ति जो है वहीं पे समाप्त हो जाता था, कट जाता था, ठीक। तो उस यंत्र को रथ मुसल नाम दिया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि रथ मुसल और महाशिला कंटक इन दोनों का प्रयोग सबसे पहले पहले किसने किया था, तो इन दोनों का प्रयोग जो है वो सबसे पहले पहले अजात शत्रु ने किया था, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि एक और चीज आपको यहां पे ध्यान देना है, जब लिच्छवियों से इनका यहां पे भिड़ंत हो रहा था तो लिच्छवी से भिड़ंत के समय एक इनके मंत्री थे जिनका काफी ज्यादा महत्व हो जाता है, उनका नाम था वस्कार, ठीक है। तो वस्कार जो है ये काफी महत्वपूर्ण थे। इनकी रणनीति के कारण ही जो अजात शत्रु थे वो यहां पे देखें अगर हम लोग तो लिच्छवियों पे अधिकार कर पाए थे, ठीक ना। इन्होंने अपनी रणनीति का प्रयोग किया और फूट डाल डाल करके और उन सभी को अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया था, इनके संघ को तोड़ दिया था, जिसके बाद में अजात शत्रु ने आसानी से आक्रमण करके और उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
चलिए आगे देखते हैं। हर्यक वंश में बिंबिसार और अजात शत्रु के बाद में जो अगले शासक हुए थे उनका नाम उदयन था। ठीक है, उनका नाम क्या था जी? तो उदयन। उदयन या फिर इन्हीं का नाम जो है उदय भद्र भी मिलता है। तो उदयन या उदय भद्र जो है ये मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के अगले शासक हुए थे। अजात शत्रु के बाद में ये शासक बने थे, जो कि लगभग 360 से लेकर के और 344 ईसा पूर्व तक मगध पर इन्होंने शासन किया था। ठीक है, मगध पर इन्होंने कब से? तो 360 से लेकर के और 344 ईसा पूर्व तक लगभग इन्होंने शासन किया था। इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो चूंकि इससे जस्ट पहले मैंने बताया था कि जो अजात शत्रु थे, तो अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके और सत्ता पे अधिकार किया था। बौद्ध ग्रंथों की अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध ग्रंथों का ऐसा मानना है कि अजात शत्रु के समय से जो ये क्रियाकलाप शुरू हुआ कि पिता की हत्या करके और शासक बनने का, वो लगातार हर्यक वंश में 4 पीढ़ियों तक चला था। ठीक, लेकिन वहीं अगर हम लोग जैन ग्रंथों की बात करें, ध्यान से समझिएगा, जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ का यह मानना है कि उदयन जो है ये पितृहंता थे। पितृहंता, पितृहंता कहने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या की थी और उसके बाद में मगध के शासक बने थे। लेकिन वहीं अगर हम लोग जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथों में अजात, यहां पे उदयन को पितृहंता नहीं कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों में उदयन को पितृहंता न कह करके जैन ग्रंथ में 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें से आपको ध्यान देना है। एक तो हो जाएगा आपका परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, एक आपका हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन, और दूसरा जो है उसको हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, त्रिषष्टि। ठीक है, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित। त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित जो यहाँ पे धर्म ग्रंथ है, जो जैन ग्रंथ है, और परिशिष्ट पर्वन, तो इन दोनों जैन ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि उदयन जो है, उदयन ने अजात शत्रु की हत्या न की थी, और उसके बदले में ऐसा कहा जाता है कि उदयन उस समय जो है, यहां पे आप देख पा रहे हैं अंग, तो उस समय अंग के शासक थे या अंग के प्रशासक थे, गवर्नर नियुक्त किए गए थे ये। और ऐसा माना जाता है इन दोनों धर्म ग्रंथों के आधार पर कि जब मगध में जब अजात शत्रु की मृत्यु हुई तो उसके बाद में इन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ था, और ये जब वापस यहां पे आए थे, जब मगध आए थे, तो मगध में आने के बाद में वहां की जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, दरबारी जो लोग थे, उन्होंने काफी ज्यादा जब दबाव बनाया इन पे कि आप ही शासक बन जाइए, तब जाके उदयन ने यहां पे अगर हम लोग देखें तो मगध की गद्दी को संभाला था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद में आपको एक चीज और इसमें सोचना है कि जो उदयन है, इनके बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि उदयन के द्वारा जो राजधानी है, राजधानी को गिरिब्रज से स्थानांतरित किया गया। ठीक है, गिरिब्रज में इससे पहले राजधानी हुआ करती थी यहां पर, तो गिरिब्रज से राजधानी को स्थानांतरित करके और उदयन ने सबसे पहले राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में राजधानी को स्थानांतरित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो है उदयन। ठीक ना, ये चीज आपको याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, ठीक ना, कुसुमपुर, या इसी को हम लोग पुष्पपुर भी कहते हैं। तो पुष्पपुर, कुसुमपुर या पाटलिपुत्र जो नगर था, उसको बसाने का श्रेय भी उदयन को दिया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी सोर्स हैं जिनका यह मानना है कि इन दोनों मतलब ये जो शहर है पाटलिपुत्र,
तो इस शहर को बसाने का काम जो है अजातशत्रु के ही कार्यकाल में स्टार्ट हो चुका था। लेकिन फिर भी अधिकांश का ये मानना है कि पाटलिपुत्र को बसाने का काम जो है वो किसने किया था, तो वो किए थे उदयन। इन्होंने गंगा और गंडक का जो मेन जो मतलब कि गंगा और सोन का जो मेन इलाका था, जो संगम वाला इलाका, तो वहां पे इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। इस शहर की चर्चा सबसे पहले वायु पुराण, ध्यान से समझिएगा, वायु पुराण में प्लस में एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, ठीक ना। तो परिशिष्ट पर्वन और वायु पुराण, इन दोनों में पाटलिपुत्र के बसाने का जो इतिहास है वो पता चलता है और इन दोनों के आधार पर यह कहा जाता है कि उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में ध्यान देना है कि उदयन के बाद जो है इनके 3 पुत्र थे। उदयन के बाद में इनके 3 पुत्र थे, जिसमें से आपको ध्यान देना है कि एक जो है उनका नाम था अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध। इसके बाद में अनिरुद्ध के बाद में एक थे जिनका नाम था मुंडक, ठीक ना। तो अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। उदयन के बाद में इनके जो 3 पुत्र हुए थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, तो इन तीनों ने बारी बारी से तकरीबन 22 वर्षों तक शासन किया। यानी कि 344 ईसा पूर्व के बाद में लगभग 22 वर्षों तक इन तीनों ने मिलकर के शासन किया था। और शासन करने के बाद में क्या हुआ कि इनके बाद में नागदशक की, ऐसा कहा जाता है कि नागदशक की हत्या एक व्यक्ति थे, इनके अमात्य, ठीक ना, नागदशक के ही अमात्य थे जिनका नाम था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। तो शिशुनाग ने इनको अपदस्थ करके, ठीक ना, जनता की सहायता से नागदशक को अपदस्थ कर दिया और अपदस्थ करके यहां पे मगध में एक नए राजवंश की नींव रखी थी जिसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, तो अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान से सुनिए। हर्यक वंश के बाद में मगध में जो नया राजवंश स्थापित किया गया था उसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, क्या नाम था, तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं, संस्थापक प्लस में जो प्रथम शासक थे उनका नाम था शिशुनाग। ठीक ना, तो शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कब, तो इन्होंने जो नागदशक थे, उदयन के जो पुत्र थे, तो उदयन के पुत्र नागदशक को अपदस्थ करके, सत्ता से हटा करके, और इन्होंने यहां पे मगध में एक नए राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम जो है वो शिशुनाग वंश था। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शिशुनाग थे ये नागदशक के, ध्यान से समझिएगा जी, नागदशक के अमात्य थे। ठीक ना, शिशुनाग कौन थे, तो शिशुनाग नागदशक के अमात्य थे और उसको अपदस्थ करके इन्होंने मगध पे अधिकार किया था। इनके बारे में सबसे पहली चीज जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान देना है कि चूंकि जस्ट अभी मैंने बताया कि उदयन ने अपनी राजधानी को गिरिब्रज से स्थानांतरित करके और पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। ठीक है, लेकिन शिशुनाग जो है, तो शिशुनाग ने राजधानी को यहां से स्थानांतरित किया और वैशाली पहुंचा दिया। ठीक है, यानी कि शिशुनाग ने राजधानी को, ध्यान से समझिएगा, जो राजधानी था मगध साम्राज्य का, तो राजधानी को इन्होंने पाटलिपुत्र से, ठीक ना, पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया और स्थानांतरित करके कहां लेके चले गए, तो वैशाली में। यानी कि आपसे पूछे कि मगध के किस शासक की राजधानी वैशाली थी, तो आपको ध्यान देना है एकमात्र शासक हुए थे जिनका नाम क्या था, शिशुनाग। ठीक ना, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी को स्थानांतरित करके और वैशाली में स्थापित किया था। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा बात। अगला अगर इनके बारे में हम लोग देखें तो इन्होंने बहुत ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था, लेकिन फिर भी
जो अवंती और वत्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अवंती और वत्स का जो मेन इलाका था, तो उन दोनों पर इन्होंने अधिकार किया था, ठीक ना। अवंती और वत्स ध्यान से समझिएगा, अवंती और वत्स जो है, तो अवंती और वत्स पर इन्होंने अधिकार किया और अधिकार करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये चीज आपको ध्यान देना है। और इस तरह से लगभग लगभग ऐसा मान लीजिए कि इनका साम्राज्य जो है यहाँ पे पूरब में अंग से लेकर के, ठीक है ना, पूरब में अंग से लेकर के, चंपा से लेकर के, और टोटल यहाँ पे अवंती यानी कि मालवा के पठार, बंगाल से लेकर के और मालवा का जो पठार वाला जो मेन इलाका था, तो यहां तक इनका साम्राज्य जो है लगभग लगभग फैल गया था, ठीक ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी कि इनके समय में भी साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार हुआ और इनका साम्राज्य जो है मालवा के पठार तक लगभग विस्तृत हो गया था। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश, ठीक ना। तो महावंश के अनुसार ऐसा कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है जी, तो महावंश, ठीक ना। तो महावंश के आधार पर कहा जाता है कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बना था उसका नाम था कालाशोक, ठीक ना। कालाशोक उसका नाम था, जो कि शिशुनाग का ही पुत्र था, ठीक ना। तो शिशुनाग का पुत्र कालाशोक उनकी मृत्यु के बाद में आगे चल के शासक बना था। कालाशोक के बारे में भी दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि कालाशोक का एक अन्य नाम मिलता है और इसको हम लोग काकवर्ण के रूप में पढ़ते हैं, ठीक ना, काकवर्ण। दो ऐसे साहित्य हैं जिनमें कि इनका नाम काकवर्ण मिलता है। पहला तो यह है कि एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान, तो दिव्यावदान में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। और दूसरा जो पुराण है, तो पुराणों में भी इनका नाम जो है वो काकवर्ण के रूप में ही मिलता है। तो काकवर्ण नाम किसमें, तो दिव्यावदान और पुराण में। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि पुराणों में कालाशोक को क्या कहा गया है, तो काकवर्ण कहा गया है। या पूछेगा कि किस बौद्ध ग्रंथ में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, दिव्यावदान हो जाएगा, ठीक है। तो कालाशोक के बारे में इतना चीज पहले पहले ध्यान रखिए। इसके बाद में क्या है कि चूंकि अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि शिशुनाग जो है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया था वैशाली में। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कालाशोक जो है, कालाशोक ने एकदम रिवर्स गियर डाला और कहा कि नहीं, पाटलिपुत्र ही बहुत बढ़िया था, और वैशाली से ये अपनी राजधानी को फिर लेकर के कहां चले आए, पाटलिपुत्र में। यानी कि आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र को दोबारा अपनी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, तो वो आपके हो जाएंगे कौन, कालाशोक हो जाएंगे। पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, तो वो थे उदयन, और दूसरी बार किसने बनाया, तो वो थे कालाशोक, ठीक ना। इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, कालाशोक के समय में ही जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, ध्यान से समझिएगा, जो सेकंड, ठीक ना, सेकंड जो बौद्ध संगीति थी, बौद्ध संगीति, तो सेकंड जो बौद्ध संगीति हुई थी जो कि वैशाली में आयोजित की गई थी, तो सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के ही शासनकाल में हुआ था। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में बट गया था, ठीक है ना। बौद्ध संघ जो है वो दो भागों में बटा था, जिसमें से एक हो गया, आपको ध्यान देना है, स्थावीर, स्थावीर, और दूसरा जो बना था संघ उसको हम लोग जानते हैं महासंघिक, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है कि दूसरा जो बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। पहला वाला किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरे बौद्ध संगीति में जो बौद्ध संघ है वो कितने भागों में बटा था, तो दो भाग में, स्थावीर और महासंघिक। पहले वाला में क्या हुआ था, तो दो यहाँ पे त्रिपिटक में दो जो पिटक थे उनकी रचना हुई थी, जिसमें से एक था विनय पिटक और दूसरा था सुत्त पिटक, ठीक ना। इतना चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि कालाशोक के बारे में एक लेखक है जिनका नाम है वाण भट्ट, ठीक है। तो वाण भट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की थी, ठीक है, हर्ष चरित्र। और हर्ष चरित्र की जब इन्होंने रचना की थी तो इसमें
ऐसा माना था कि कालाशोक की हत्या जो है, ध्यान से समझिएगा, वाणभट्ट ने जो हर्षचरित की रचना की थी तो उसमें इन्होंने ऐसा कहा था कि कालाशोक की हत्या महापदम नंद, ठीक है, महापदम नंद ने किया था, जो कि कालाशोक की ही एक दासी का पुत्र था, ठीक ना। और इसके बाद में कालाशोक के बाद में एक और चीज ध्यान रखिए कि कालाशोक के 10 पुत्र थे, और कालाशोक की मृत्यु के बाद में इन्होंने आगे आगे बारी से जो है शासन किया था, और तकरीबन 22 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पे मगध पे शासन किया। और इनके बाद में जब इनका शासन समाप्त हुआ तो इनके जो सबसे लास्ट जो पुत्र थे, ध्यान से समझिएगा, इनके जो सबसे लास्ट पुत्र थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, ठीक ना, नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन को हटा करके, नंदीवर्धन की हत्या करके, और महापदम नंद ने यहाँ पे एक नए राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम था नंद वंश, ठीक है। तो नंद वंश के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल इतना पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि कालाशोक के जो पुत्र थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन के बाद में यहां पे मगध में एक नए राजवंश की स्थापना की गई थी, और उस वंश का नाम था नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। नंदीवर्धन के बाद में, या फिर यह कहा जा सकता है कि जो शिशुनाग वंश था, तो शिशुनाग वंश के बाद में मगध में किस राजवंश की स्थापना की गई थी? तो आपको ध्यान देना है कि शिशुनाग वंश के बाद में मगध में नंद वंश की स्थापना की गई थी, और इसके स्थापनाकर्ता जो हैं, ठीक ना, इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था महापदम नंद, ठीक है, महापदम नंद। महापदम नंद के बारे में आपको ध्यान देना है कि महापदम नंद जो है ये एक शूद्र थे, ठीक ना। महापदम नंद कौन थे? तो एक शूद्र थे, ये शूद्र दासी पुत्र थे, जो कि इनकी मां जो है वो कालाशोक के दरबार में काम किया करती थी। महापदम नंद के बारे में जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि वाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित लिखा गया है, तो उस हर्षचरित में ऐसा माना गया है कि महापदम नंद जो है इन्होंने कालाशोक की हत्या की थी, और उसके बाद में उनके पुत्रों के बाद में इन्होंने मगध की सत्ता पर अधिकार कर लिया था, और एक नए वंश की स्थापना किए थे जिसका नाम था नंद वंश, ठीक है। इसके बाद में इनके बारे में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि महापदम नंद के लिए पुराण जो है, ठीक ना, तो पुराणों में महापदम नंद के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इन्हें सर्व छत्रांतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो पुराणों में इन्हें सर्व छत्रांतक, ठीक है, सर्व छत्रांतक या भार्गव कहा जाता है, ठीक ना। सर्व छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाशक, ठीक ना, क्षत्रियों का नाशक या क्षत्रियों का नाश करने वाला। वहीं भार्गव का मतलब होता है परशुराम का दूसरा अवतार, ठीक ना, परशुराम का अवतार, ठीक ना। तो परशुराम का द्वितीय अवतार भी माना जाता है महापदम नंद को, ठीक ना। किसमें माना जाता है? तो पुराणों में माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये एक गैर क्षत्रिय राजा थे, और इन्होंने अपनी योग्यता के बल पे मगध साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार भी किया था। और इसमें अगर हम लोग देखें तो आपको ध्यान देना है कि इन्होंने जो यहाँ पे उड़ीसा वाला जो आप क्षेत्र देखें तो यहाँ पे कलिंग राज्य था, ठीक है। तो कलिंग पे इन्होंने सबसे पहले अधिकार किया, और कलिंग पे अधिकार करने के बाद में ध्यान से समझिएगा जी, इन्होंने कलिंग पर अधिकार किया सबसे पहली चीज। और जब कलिंग पे इनका अधिकार हुआ तो कलिंग में उस समय जैन तीर्थकर जिनसेन की मूर्ति थी, ठीक ना।
जिनसेन की मूर्ति थी, जैन मूर्ति थी, तो उस मूर्ति को इन्होंने, जिनसेन की मूर्ति को ला करके और पाटलिपुत्र में इन्होंने स्थापित करवाया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने कलिंग पे अधिकार किया, कलिंग पे विजय किया, और उसके बाद में वहां से जिनसेन की मूर्ति को ला करके और पाटलिपुत्र में इन्होंने स्थापित कर दिया। ठीक है। इसके बाद में एक और चीज आपको ध्यान देना है कि महापद्म नंद जो है, तो महापद्म नंद ने जब कलिंग पे अधिकार कर लिया तो इतने बड़े क्षेत्र के जब राजा बन गए तो इन्होंने 2 उपाधियां ली थी, जिसमें से एक जो उपाधि था उसमें हम आपको बताते वो था एकराट। ठीक है, एकराट, या फिर आपको ध्यान देना है एक छत्र। ठीक ना, तो एकराट या एक छत्र का उपाधि इन्होंने लिया था। कब? तो जब कलिंग विजय कर लिए और अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार इन्होंने कर लिया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि एकराट या एक छत्र की उपाधि किस मगध शासक ने लिया था? तो आपका आंसर क्या होगा? महापद्म नंद। महापद्म नंद ने एकराट या एक छत्र की उपाधि ली थी। ठीक है। इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखिए, महापद्म नंद के समय ही इनके एक मित्र थे जिनका नाम था पाणिनि। ठीक है, इनका नाम क्या था जी? तो पाणिनि। इनके मित्र के नाम क्या था? तो पाणिनि था। और पाणिनि ने ही, ध्यान से समझिएगा, पाणिनि ने ही एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण की एक पुस्तक है। ठीक ना, तो पाणिनि किसके मित्र थे? वो मित्र थे किसके? महापद्म नंद के। ये चीज आपको ध्यान रखना है। महापद्म नंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महापद्म नंद के टोटल 8 पुत्र थे, जिनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था उसी का नाम था धनानंद, जो कि इनकी मृत्यु के बाद में आगे चल के शासक बना। हालांकि कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जिनमें ऐसा वर्णन किया गया है कि महापद्म नंद का मतलब कि हत्या किया गया था धनानंद के द्वारा सत्ता पे अधिकार करने के लिए, लेकिन वो मतलब कि फालतू की बातें हैं ऐसा। लेकिन ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बना था उसका नाम धनानंद था। और अब हम लोग थोड़ा सा धनानंद के बारे में समझेंगे। इसके बाद में ये हम लोग का जो मगध साम्राज्य वाला जो वीडियो है वो खत्म हो जाएगा। धनानंद की अगर बात करें तो आपको ध्यान देना है कि धनानंद जो है ये मगध का अंतिम शासक था। ठीक है, धनानंद मगध का अंतिम शासक था, साथ ही साथ ये नंद वंश का भी अंतिम शासक था। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में आपको आगे मिलेगा कि इसके बाद में धनानंद की हत्या करके और एक नए राजवंश की स्थापना की गई थी मगध में, जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया था उसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि धनानंद जो है वो सबसे पहली चीज की ये मगध का अंतिम, ठीक ना, अंतिम शासक था। मगध का अंतिम शासक कौन था? तो वो था धनानंद। प्लस में नंद वंश का भी अंतिम शासक था। ये सिकंदर का समकालीन था। ठीक ना, किसका समकालीन? तो सिकंदर का समकालीन था। ये चीज आपको ध्यान देना है। धनानंद सिकंदर के समकालीन था और इसे जो यूनानी लेखक हैं उनके लेखनियों में इसका नाम जो है वो अग्रमीज मिलता है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछे कि यूनानी लेखकों ने धनानंद को किस नाम से संबोधित किया है, तो यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज के नाम से संबोधित किया है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि धनानंद ने काफी ज्यादा कर जनता पे आरोपित कर दिए थे, काफी कर का बोझ बढ़ा दिया था, जिसके कारण इसके शासन काल में जनता की स्थिति जो है, पब्लिक की स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी इसके समय में। उसके बाद में इसकी सबसे जो दागदार छवि थी वो इसलिए थी कि इसके दरबार में विद्वानों का कोई महत्व नहीं था। और इसी में एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि तक्षशिला के आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। ठीक है, तो तक्षशिला के आचार्य चाणक्य जब इसके दरबार में आए थे तो इसने चाणक्य का बहुत ही ज्यादा घोर अपमान किया था। और उस अपमान के कारण ही चाणक्य ने इसके दरबार में ही, ऐसा कहानी प्रचलित है कि चाणक्य ने इसके दरबार में ही अपनी शिखा जो है वो खोल ली थी और प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक इसका समूल नाश नहीं कर देंगे तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे।
और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 322 ईसा पूर्व के लगभग में चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद का अंत करके, धनानंद की हत्या करके, और यहाँ पे मगध में एक नए राजवंश का, एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था, जिसे हम लोग मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और अगले वीडियो में अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे हम लोग और उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में।